नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर। विधानसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले किए और कहा कि समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, मुख्यमंत्री ने कहा। संभल को लेकर भी बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। आज की ये समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन डॉक्टर लोहिया के मूल्यों और आदर्शों से बहुत दूर जा चुकी है। दोनों मुद्दों पर, आचरण के मुद्दों पर भी और आदर्श के मुद्दों पर भी। आपका आचरण, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, एक सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से दूर रहे, वो तो आपकी पार्टी के आचरण से देख सकते हैं। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भारत की एकात्मता के आधार इन 3 देव महापुरुषों को जब तक भारत की जनता आदर्श के रूप में मानेगी तब तक भारत भारत बना रहेगा। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था, अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना, ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश की विधानसभा को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला उन्होंने बोला और कहा कि कई आरोप भी उन्होंने इस दौरान लगाए। सुनिए क्या कुछ कहा। कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की इस सामर्थ्य को देश के सामने और देश की सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखने में सफल हुआ। आपका कितना भी दुष्प्रचार था, लेकिन उन्होंने भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और महाकुंभ को लेकर देश की जनता के बीच दुष्प्रचार करने का आरोप भी लगाया। महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की इस सामर्थ्य को देश के सामने और देश की सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखने में सफल हुआ। आपका कितना भी दुष्प्रचार था, लेकिन उन्होंने भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। आप लगातार दुष्प्रचार करते रहे और आप लोगों का यह सबसे बड़ा हथियार था। आप लोगों ने इसके लिए बहुत तरीके से इसको लोगों के सामने बहुत नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन आपकी नकारात्मक बातों पे न प्रदेश की जनता को न देश की जनता को ही विश्वास था। और मुझे लगता है कि यह आपके लिए उल्टी गिनती है कि जनता आपकी बात को अब सुनना ही बंद कर दी।
इस दौरान सत्र को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि सपा का धर्म में कोई आस्था नहीं है, वो भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है। आप मुझे बताइए कि हमारी सोच कहां से सांप्रदायिक है? हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने संभल में हो रहे काम का भी जिक्र किया और कहा कि संभल में आस्था के कारण ही कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। आस्था नहीं तो ये जो हम कर रहे हैं ना, संभल में भी कर रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। ये आस्था का ही सवाल है। ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। और उसी आस्था के सवाल के साथ जोड़ने के लिए ही सरकार ने इस आयोजन के साथ जोड़ करके, और ये जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, केवल कुंभ के आयोजन के लिए नहीं किए थे। हमारे लिए यह आयोजन प्रयागराज जैसी पौराणिक सिटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्लान का, एक व्यवस्थित विकास की एक रूपरेखा तैयार करने की भी थी, और महाकुंभ के बहाने प्रयागराज के अंदर उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में हम सफल हुए। गौरतलब है कि महाकुंभ को लेकर विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रही थी, जिसे लेकर सीएम योगी ने उनका करारा जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान मंगलवार को अध्यक्ष सतीश महाना बेहद गुस्से में दिखाई दिए, जहां उन्होंने विधानसभा हॉल में पान मसाला थूके जाने पर नाराजगी जाहिर की और सदन में मौजूद विधायकों को चेतावनी भी दी। आखिर क्या है वो चेतावनी, इसे जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दृश्य है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, जहां किसी विधायक ने गुटखा खाकर सदन के अंदर थूक दिया, जिससे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना काफी नाराज नजर आए, जिन्होंने सदन को संबोधित करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। आज सवेरे मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। तो मैं आया था और मैंने उसको साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। सदन को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में मौजूद विधायकों से अपील की और कहा कि सदन को साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है। हम सबकी विधानसभा है, ये सिर्फ एक अध्यक्ष की विधानसभा नहीं है, ये 403 मेंबर्स की बराबर की जिम्मेवारी है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है और हम उसको करें, ये सबकी जिम्मेवारी। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसने किया है वो स्वयं आकर अगर मुझे कह देंगे कि उन्होंने किया है, नहीं, वो अपने आप आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बुलवा लूंगा। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और घटना की जानकारी दी। साथ ही कहा कि अगर दोबारा इस तरह की घटना घटित होती है तो वो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। मेरे को आज सुबह सूचना मिली कि किसी माननीय सदस्य के द्वारा वहां पर पान मसाला थूका गया है। मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं स्वयं वहां पर जाकर मैंने उसको साफ करवाया है और मैंने सभी लोगों से निवेदन किया है कि अगर एक सदस्य कोई दूसरे सदस्य को इस प्रकार से करता हुआ देख ले तो वो भी उसको रोकना चाहिए। तो मुझे प्रसन्नता है कि इसमें अवेयरनेस है। पिछले 3 साल में विधानसभा को जो नया स्वरूप आया, इसमें लगभग 99% सदस्यों का इसमें सहयोग है, लेकिन कोई एक आधा व्यक्ति भी अगर ऐसा गड़बड़ करता है तो वो भी कहीं ना कहीं गलत छवि छोड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये मैसेज उनके पास भी पहुंच गया होगा और बाकी सबके पास भी पहुंचा होगा कि हम सबकी बराबर की जिम्मेवारी है इसको साफ रखने की और इसको इसकी जो इमेज जो पूरी देश और दुनिया बनी इसको बनाए रखने की।
अगर इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानेगा तो स्वाभाविक रूप से उसका नेम एंड शेम होगा। गौरतलब है कि इस बार का उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र 16 दिनों का है, जो 5 मार्च तक चलेगा। इस दौरान काफी हंगामा होने का आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उधर अंसल ग्रुप के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं, जिससे खरीदारों के हित की सुरक्षा हो सके। ये रिपोर्ट देखिए। हाईटेक सिटी का सपना दिखाकर हजारों निवेशकों की गाढ़ी कमाई लूटने वाले अंसल प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के दिवालिया घोषित होने पर सरकार हरकत में आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए सोमवार को आवास विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को तलब किया, जिसमें उन्होंने अंसल ग्रुप के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खरीदारों के हित हर हाल में सुरक्षित होने चाहिए। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि लखनऊ जैसे मामले जिन भी जिलों में अंसल ग्रुप के खिलाफ सामने आ रहे हैं, उन सभी जिलों में FIR दर्ज कराई जाए। मुख्यमंत्री ने LDA और पीड़ित बायर्स की एक समिति तैयार करने के निर्देश भी दिए। इससे न्यायालय में अंसल के खिलाफ मजबूती से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जा सके। इससे न्यायालय की ओर से अंसल ग्रुप के लोगों को सजा दिलाने में आसानी होगी। क्या है पूरा मामला? दरअसल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने API अंसल कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया है। ऐसे में करीब 7,000 निवेशकों के 250 करोड़ रुपए फंस गए हैं। आरोप है कि API अंसल ने बिना जमीन के ही सुशांत गोल्फ सिटी में 250 करोड़ रुपए के भूखंड बेच दिए। रिकॉर्ड के मुताबिक 1967 में अंसल API नाम से रियल एस्टेट कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। 2025 तक 7,000 से ज्यादा निवेशकों ने इसमें रुपया लगाया। लखनऊ, दिल्ली NCR समेत 5 राज्यों में अंसल API ने अपनी 21 से ज्यादा टाउनशिप बनाई है। अंसल API के खिलाफ रेरा में 400 से ज्यादा शिकायत दर्ज है। आपको बता दें कि इस मामले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हर स्थिति में आवंटितों को न्याय मिलने की बात कही है। बेईमानी की गई है और इसमें सरकार ने संज्ञान में लिया है। मुख्यमंत्री जी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हर स्थिति में जो वहाँ के आवंटी हैं उनको न्याय मिले। गौरतलब है कि अंसल ग्रुप के मालिक सुशील अंसल के पुत्र प्रणव अंसल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। सितंबर 2019 में उसे लंदन जाने के दौरान दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और आगे बढ़ते हुए खबरों में रुक करेंगे बड़ी खबर का। लखनऊ से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि ये सभी लोग नकली समाजवादी हैं। समाजवादी पार्टी का सामाजिक सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सभी पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक हैं। तो समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि ये पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक हैं, इनका समाजवादी सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। हैं समाजवादी सिद्धांतों का वर्तमान जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सब पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक हैं। समाजवादी सिद्धांतों का वर्तमान जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सब पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक हैं। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बड़ा बयान सामने आया। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के नेता के बयान पर पलटवार किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के सभी नेता औरंगजेब के दीवाने हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उन्होंने कहा। और साथ ही कहा कि अबू आजमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे अखिलेश यादव। महाराष्ट्र से सपा के विधायक अबू आजमी, जिनको लेकर केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश यादव को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे आबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हों,
इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे पूरा देश हो छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का जवाब भी देगा और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर, बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया। सपा नेता अबू आसिम आजमी के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि पूरे देश से माफी मांगे। सपा नेता आजमी, महाराष्ट्र के लोगों पर औरंगजेब ने किया था अत्याचार, पार्टी को करनी चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई। तो अबू आजमी के बयान पर बीजेपी नेता हमलावर है और लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से आजमी के खिलाफ, अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनको तो माफी मांगनी चाहिए। वो महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में वीर शिवाजी का और संभाजी का, इन सब का जो बलिदान है, इन सब का जो युद्ध है, इन सब के साथ और वहाँ के लोगों के साथ जो अत्याचार है वो करने वाला ये विदेशी आक्रांता औरंगजेब था और जो दूसरे और आक्रांता थे वो लोग थे। प्रश्न ये उठता है कि एक चुना हुआ जनता का जनप्रतिनिधि आताताइयों का, आक्रांताओं का पक्ष लेगा या देशभक्तों का? ये प्रश्न हमेशा से आता रहा है कि उनके जो बयान होते हैं उत्तेजना पैदा करने वाले होते हैं, विग्रह पैदा करने वाले होते हैं, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले होते हैं। आज उनके पास में तमाम विकल्प हैं। आप अब्दुल कलाम जी का नाम ले लीजिए, आप अशफाक उल्लाह खां का ले लीजिए, अब्दुल हमीद का ले लीजिए, बहुत सारे, रफ़ी अहमद किदवई जी रहे हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने देश के लिए, ब्रिगेडियर उस्मान ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अल्पसंख्यक मुस्लिम होते हुए अपना बलिदान दिया। स्वतंत्रता के आंदोलन में तमाम लोगों के बलिदान रहे हैं। अब उनका नाम लो ना, कौन से बनाइए? वो हमारे लिए सम्मानित और पूजनीय है जैसे दूसरे नेता है। भाई अब वहीं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी बयान सामने आया है। बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे पर उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि अपने पद की जिम्मेदारी नहीं निभा पाते आकाश आनंद। विरोधियों की ओर से होती है पार्टी तोड़ने की कोशिश, जिम्मेदारी का निर्वाह करने के कारण पद से हटाया गया, यानी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करने के कारण उन्हें पद से हटाया गया, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। जिस पद की जिम्मेदारी जिसको दी जाती है अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको हटाया ही जाता है। और रही बात, देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारधारा को, गौतम बुद्ध जी के विचारधारा को, महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा को और छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा को लेकर कांसीराम जी ने पार्टी बनाई और पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बदौलत वंचित शोषित पीड़ितों को अधिकार बड़े पैमाने पर दिलाने का काम भी हुआ। उस विचारधारा को, जो सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कांसीराम जी के बाद मायावती जी ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो पार्टी को तोड़ने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए, पार्टी को ख़त्म करने की भी साजिश तमाम विरोधियों की तरफ से होती रहती हैं। तो कई बार ऐसी घटनाएं भी बसपा को तोड़ने की हुई, लेकिन उसको बखूबी मायावती जी ने हैंडल किया और उससे पार्टी को बचाया और पार्टी की छवि को भी बचाने का काम किया। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, रामनगरी अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने रामलला के दर्शन किए और भगवान रामलला की पूजा अर्चना करते हुए भी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी नजर आए। तो रामनगरी अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, यहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। तो अयोध्या पहुंचने की उनकी ये तस्वीरें हैं हरदीप सिंह पुरी की और पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए।
जब से इस टेम्पल पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, उसके साथ साथ अयोध्या की डेवलपमेंट हो रही है और अभी तो शुरुआत है। अभी उनके 1.5 साल लगेगा टेम्पल की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कनेक्टिविटी है, सबको बहुत बूस्ट मिलेगा उससे। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ भारतीयों वासियों के लिए नहीं है, विश्व भर में एक रिलीजियस टूरिज्म का, रिलीजियस लोग का, हमारी जो इंडियन ओरिजिन लोगों की जनसंख्या बाहर, यानी आप जितनी भी जो भी एस्टिमेट ले लें 25 मिलियन तो है कम से कम, तो सब लोग आना चाहेंगे। और ये तो एक जो मैं यहाँ पे ऊर्जा देख रहा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जो शुरू हो गई है, तो आने वाले कुछ ही समय में इसका काम। और उधर सहारनपुर में 2 युवकों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई हुई है। परिजनों ने दोनों युवकों की जमकर धुनाई की है। युवकों पर लड़कियों से अफेयर का आरोप है। वीडियो वायरल होने के बाद से हरकत में आई पुलिस। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। वहीं घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल भी बताया जा रहा है। तो परिजनों ने 2 युवकों की जमकर धुनाई की। बताया जा रहा है कि लड़कियों से अफेयर का आरोप इन युवकों पर है। हालांकि इसका वीडियो भी बना लिया गया और वीडियो बनाने के बाद जब ये वायरल हुआ तो हरकत में पुलिस आई और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और अगली बड़ी खबर रायबरेली से। शादी समारोह में दबंगों का हंगामा देखने को मिला। डीजे पर गाना बजाने को लेकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिना निमंत्रण शादी कार्यक्रम में पहुंचे थे कई युवक। मामले की फिलहाल जांच कर रही है पुलिस। वहीं ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र अलीगंज स्थित कुशल भवन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दरअसल डीजे में गाना बजाने को लेकर ये विवाद हुआ बताया जा रहा है और बिना निमंत्रण के कुछ युवक इस शादी समारोह में पहुंच गए थे, जिसके बाद डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ और जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। देखिए वीडियो में देखा जा सकता है कि कई युवक आपस में भिड़ते लगते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि डीजे को लेकर विवाद हुआ था, डीजे में गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से। निजी होटल में रिंग सेरेमनी के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। स्टेज पर दोनों युवतियों के बीच जमकर मारपीट हुई। हंगामे के बाद रिश्ता भी टूट गया। वहीं लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती ने रुकवाई रिंग सेरेमनी। पिछले 4 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में दोनों युवतियां रह रही थी और थाना गांधी पार्क इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो स्टेज पर ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि युवती 4 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और इसी युवती ने रिंग सेरेमनी रुकवा दी। पिछले 4 सालों से ये दोनों युवतियां लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।